बताने के लिए आया हूँ, जो ना आपके प्रैक्टिस में चार चांद लगा देगा। और यह ना जो मैं अभी कल्पना बताने वाला हूँ ना, ये एक मशी कल्पना है। और इसको बनाने की भी विधि जो है वो बहुत ही तार्किक है और बहुत ही मतलब इतना अच्छा है, प्रायोगिक है कि आप लोग भी अपने घर में भी बना सकते हैं। इसीलिए यह मैं कल्पना बता रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और यह आप लोगों के प्रैक्टिस को जरूर बढ़ाने वाला है। तो हस्ती दंत मशी के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जो हाथी दांत के मशी के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसको हस्ती दंत मशी बोलते हैं। दूसरा बात, आप ये सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि जब हस्ती दंत मशी बनाते हैं तो यह एकदम बहुत ज़्यादा उष्णता नहीं देना है, नहीं तो यह राख बन जाएगा। और हमें राख के पहले की अवस्था जो कोयला की अवस्था होती है, काला काला, उस तरह का जो मशी होता है उसका प्रयोग करना है। यह त्रिफला मशी नहीं है कि हमें एकदम राख बना देना है, यह हस्ती दंत मशी है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा हर समय, यह पूरी तरह से जल के राख नहीं बनना चाहिए। यह हस्ती दंत का ये कोयला टाइप बनना चाहिए, तभी वह ज़्यादा उपयोगी रहता है। बहुत सारे वैद्य लोगों को यह बात मालूम नहीं होती है, तो वो लोग एकदम राख बना देते हैं बहुत ज़्यादा तीव्र उष्णता देके, जो गलत है। तो और अभी मैं और यह हस्तिदंत मशी का सबसे पहले उल्लेख सुश्रुत संहिता में चिकित्सा स्थान में बताया है। क्योंकि सुश्रुत चिकित्सक सुश्रुताचार्य जो थे वह शल्य चिकित्सक थे, धन्वंतरी संप्रदाय के थे। तो उनको सर्जरी करना पड़ता था, प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ता था। तो ऐसे ऐसे जगह पे जब सर्जरी किया जाता था जहाँ पर पहले से बाल थे लेकिन वो कट पिट गया, जैसे युद्ध में गए लोग, योद्धा लोग गए और वहां पर कहीं छिल गया, कट गया, तलवार लग गई और वहां पर प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ रहा है, तो वहां पर पुनः रोम कुंभ आने चाहिए, मतलब फिर से रोए आने चाहिए, नहीं तो वह विकृत दिखेगा। तो वहां पर हस्तिदंत मशी का उल्लेख सुश्रुताचार्य जी ने किया। बाद में इसी चीज को भाव प्रकाश निघंटु में जो भाव प्रकाश निघंटुकार हैं उन्होंने भी प्रयोग किया था, और उस समय पे मध्यकालीन भारत में ये बहुत ज्यादा प्रचलित था, इसलिए भाव प्रकाश निघंटु में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो मैं पहले सुश्रुताचार्य जी का ये सब बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या बताया है, और उसके बाद भाव प्रकाश निघंटु का बताऊंगा, और उसके बाद में इसको किस तरह से बनाना चाहिए वह भी मैं बताऊंगा। तो पहले मैं बनाने का विधि बताता हूँ। एक विधि ऐसा है वह मैं बताऊंगा, बाद में और विधि बताऊंगा, क्योंकि हमें विस्तार से जानना जरूरी है कि यह किस तरह से यह बनता है। तो ऐसे बोलते हैं कि आजकल क्या होता है कि हाथी दांत के जो टुकड़े होते हैं, जो स्मॉल स्मॉल पीसेस रहते हैं, उनसे ले लेना चाहिए। या फिर जो महावत रहते हैं, महावत यहाँ कहाँ रहते हैं, तो केरल साइड में जो रहते हैं, जो हाथी पाला जाता है, उनके पास जाना है और हाथी दांत, जो पुराना हाथी जो मर गया है उसके हाथी दांत के, और ये स्मगलिंग किया जाता है क्योंकि बाहर जो आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं तो वो स्मगलिंग किया जाता है। लेकिन और केरल में भी आप जाएंगे ना, तो केरल में वहां पर भी बहुत सारे आभूषण बनाए जाते हैं हाथी दांत के। या फिर राजस्थान के जो पारंपरिक जो स्त्रियां रहती हैं, वो जो चूड़ी पहनती हैं पूरा, वो हाथी दांत के ही बनते हैं। तो हमें जहां पर ये बनते हैं, बैंगल्स बनते हैं या आभूषण बनते हैं, उनके पास जाना है, और जो टुकड़े रहेंगे, जो हाथी दांत को क्रशिंग करते टाइम या छिलते टाइम जो टुकड़े रहते हैं, वह हमें लेके आना है, और ये मिल जाता है। अगर हाथी दांत का टुकड़ा अगर हम लेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन जो पाउडर फॉर्म में मिलता है वह ले लेना है। जो हाथी दांत के खिलौने बनाते हैं वह लोग आपको जरूर दे देंगे, और इसको आयुर्वेदिक वैद्य लोग ले सकते हैं, जिसको हम बुरादा बोलते हैं, और वो सस्ते दर पे मिल जाते हैं। और उसको ना इसको खरीद लेना चाहिए, और फिर इससे हस्तिदत्त मशी बनाना चाहिए। तो हाथी दांत का जो बुरादा होता है पाउडर फॉर्म में जो रहता है, 100 ग्राम लेकर सराफ संपुट में डाल देना है और लघु पुट में डालकर उसको पकाना है। जिस तरह से पुट दिया जाता है, मतलब मिट्टी का मटका है, ऐसे सराफ संपुट है, और उसमें वो डाल दिया, बुरादा डाल दिया, उसको मुल्तानी मिट्टी और कपड़े से डाल के और ढक दिया, पूरा कवर कर दिया। और उसके बाद में जो लघु पुट रहता है, मतलब एक ऐसा चूल्हा रहता है जिसमें गाय के उपले रहते हैं, वो जला दिया जाता है और वह मटके को रख दिया। फिर ऐसे 72 आवर्स तक वो जब जल जाए, जब स्वांग शीत हो जाए, लघु पुट के लिए कभी कभी 8 घंटा की अग्नि भी सफिशिएंट होती है, कभी 4 घंटा की भी होती है। तो आप कितना मात्रा में बना रहे हैं उस पर आप डिसाइड करिए। तो कभी कभी 8 घंटे में भी वो पुट दे दिया जाए तो वो बन जाता है। तो इसके बाद में वह लेकर और खरल में मर्दन करके फिर कपड़े से छान देना चाहिए, तो एकदम फाइन पाउडर की रूप में यह मिल जाता है। इसको हस्तिदंत मशी बोलते हैं, और इसमें अग्नि जो है वह मंद होना चाहिए, इसलिए इसको लघु पुट बोला है। ज्यादा तीव्र अग्नि नहीं देना है। जो ये जो रहता है, मतलब गाय के उपलों का जो ये रहता है, उपलोक से जो अग्नि मिलती है वो एकदम बराबर रहती है, ज्यादा तीव्र अग्नि नहीं देना है।
और यह हस्तिदंत मशी कहलाता है। और सुश्रुताचार्य जी ने जहाँ रोम संजनन योग बताए हैं कि जहाँ पर रोम को नए बनाने हैं, वहां पर हस्तिदंत मशी का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में और बताया जाता है, सुश्रुताचार्य जी ने ऐसा बताया कि हस्तिदंत मशी 1/4 तोला लेना है, मतलब 1 शाण की मात्रा में लेना है। रसांजन 1/4 तोला लेना है, वह भी 1 शाण की मात्रा में लेना है। और दोनों को, रसांजन और हस्तिदंत मशी, इन दोनों को मिक्स करके गोमूत्र के साथ वहां पे लगा देना है जहां पर रोम हमें उगाने हैं। वहां पर जब करेंगे तो वह नए बाल आ जाते हैं और इससे सभी रोम पूर्ववत निकल जाते हैं। अब यह, इस पर अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। जो लोग पूरे टकले हो चुके हैं, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं या फिर अनुपम खेर हैं, जो पूरी तरह से टकले हो चुके हैं, उनको हस्तिदंत मशी लगाए तो बाल आ जाएंगे, यह जो संभ्रांति है वह नहीं है। वहीं पे ये ज्यादा फायदा करता है जहाँ पे लाइव सेल्स रहते हैं, जहाँ पर हेयर फॉलिकल्स जो रहते हैं वहां विद्यमान रहे। आप न कहीं पर भी लगाएंगे और बोलेंगे, ऐसा बोला जाता है एडवर्टाइज करने के लिए कि हाथ के हथेली पे भी लगा दिए तो बाल आ जाएंगे। यहाँ पर हेयर फॉलिकल्स का मतलब असत कार्यवाद मत सोचिए। जो चीज नहीं है वहां पर बाल कैसे उगाएंगे? जहां पर बाल लाइव रूट हैं वहीं पर वो आ सकते हैं। जब प्लास्टिक सर्जरी किया जाता था तो अंग का एक भाग को ऐसे काट कर, पतला सा लेयर काट के और दूसरी जगह पर लगा के सुचरिंग किया जाता था, प्लास्टिक सर्जरी किया जाता था। वहां पर रोम कूप के जो मतलब ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए या रूट, वहां पे कुछ ना मूल रहता है, वहां पर ही इसका लेप लगाया जाए तब वहीं पर ही बाल आते हैं। सभी जगह बाल नहीं आते हैं। कोई भी बात में अंधविश्वास मत रखिए। नहीं तो आप पेशेंट से ऐसा बोलेंगे कि हम कहीं पर भी बाल उगा सकते हैं, और आप बोलेंगे फेस पे उगा सकते हैं, हम नाक पे उगा सकते हैं। यह चीज मत करिए। जहां पर बाल का है, सत कार्यवाद को ही हमेशा मानिए। जहां पर बीज है वहीं पर वृक्ष आएगा। इस बात को याद करिए। हम इसको हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं और फिर वहां बाल आते हैं। भाव प्रकाश जी ने भी इसको ही बताया, लेकिन उन्होंने बकरी के दूध के साथ मिलाकर लगाने के लिए बोला है। तो मैं श्लोक में सुश्रुताचार्य जी ने चिकित्सा स्थान में पहला चैप्टर जो चिकित्सा स्थान है उसमें 102 नंबर का श्लोक और 101 नंबर का श्लोक, उसमें क्या बताया वह मैं आप लोग को बताता हूँ। तो ऐसे बताया कि चतुष्पदानाम त्वग्रोमा खुरुशृंगास्ति भस्मना तैलाक्ता भूमि भवेद्रोमवती पुनः। इसमें इन्होंने बोला है कि चतुष्पदाम मतलब हाथी दांत का तो इन्होंने कहा है, लेकिन इसी तरह से और भी प्राणियों के त्वचा लेना है, रोम लेना है, खुर लेना है, सिंग लेना है, श्रृंग लेना है, अस्थि लेना है, इनका हमें भस्म बनाना है, मशी की तरह बनाना है और तेल में मिक्स करके और वहां पर लगा देना है तो रोम आ जाते हैं। मतलब उनको यह भी मालूम था कि 4 पैर वाले जो भी प्राणी हैं उनका हमने प्रयोग किया तो 100% बाल आ जाते हैं, और क्योंकि वह लाइव है, मतलब जीवित सेल्स रहते हैं, उसी को हमने मशी बनाया और उसको हमने तेल में मिक्स करके लगा दिया तो 100% फायदा होता है। यह थोड़ा शादिया रहता है, लेकिन पूरी तरह से राख नहीं रहता है, आधा कच्चा आधा पक्का, इस तरह का यह रहता है मशी कल्पना। तो इससे क्या होता है कि वहां यह एक तरह से क्षार रहता है, तो आदो क्लेदेती पश्चात विशोषयति, और इसमें रीजनरेशन करने की ताकत होती है। और यह बायोलॉजिकल ही है ना, भौतिक ही है, जैविक चीज को ही जला के वहां पे लगाया हुआ है, डेड चीज को नहीं लगाया। मतलब डेड का मतलब ये है कि नॉन लिविंग चीज का, नॉन लिविंग कोई भी, जैसे हमने पत्थर ले लिया, मिट्टी ले लिया, उसका नहीं है, लिविंग का ही जो हमने कोई भाग लिया, लिविंग प्राणी का ही भाग लिया, तो त्वचा ले लिया, रोम ले लिया, नख ले लिया, सिंग ले लिया, अस्थि ले लिया, इसका भस्म बनाकर तेल में मिक्स करके भस्म की तरह बनाना है, राख नहीं बनाना। उसको हमने लगा दिया तो अपने आप रोमकूप उत्पन्न हो जाते हैं। और यह मैंने देखा है, अपने सर लोगों के प्रैक्टिस में देखा है, तो इसीलिए मुझे विश्वास है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अंधविश्वास मत करिए। जो लोग पूरी तरह से टकले हो चुके हैं, आप लोग अगर बोलेंगे कि माइक टाइसन जो बॉक्सर था उसको फिर से बाला जाएगा कि, तो नहीं, उनको नहीं बाला सकता है। अमरीश पुरी जो थे अभी तो गुजर गए, उन्होंने बहुत सारा ट्राई किया था। मतलब मेरे जो क्लासमेट्स थे मतलब हैं, उन्होंने मुंबई में अमरीश पुरी जी को ये बाल जो पूरी तरह से टकले हो चुके थे तो उनको ये लगाया और उनको बहुत बड़े बड़े ऐसे फॉल्स क्लेम्स किए कि हम आपके बाल उगा देंगे, लेकिन आया नहीं उससे। तो जहां पर रूट ही नहीं है, पूरी तरह से सेल डेड हो चुके हैं, वहां नहीं आएगा। जहां पे लाइव है, ब्लड सर्कुलेशन है, वहां पर लगाने से ही बाल आते हैं। उसी तरह से सुश्रुताचार्य जी ने 101 नंबर चिकित्सा स्थान पहला में एक बार और ऐसा बताया कि हस्तिदंत मशिम कृत्वा मूत्रम चैव रसांजनम
लोमान्यतिन जायन्ते लेपात पाणी तलेष्वपि। इसका मतलब यह है कि हस्ती दांत का मशी बना देना है और उसको रसांजन के साथ मिक्स करके सम प्रमाण में, मतलब 1/4 तोला ये हस्ती दंत मशी, 1/4 तोला रसांजन, इसको लेकर और फिर क्या करना है कि गोमूत्र में मिक्स करके और लगा देना है जहां पर भी बाल उगाने हैं। अब ये एलोपेशिया अराटा जैसे जगह रहते हैं, मराठी में जिसको बोलते हैं चावी लगने, कहीं कहीं वो बाल उड़ जाते हैं, कोई इन्फेक्शन की जगह से उड़ जाते हैं, जिसको हम इंद्रलुप्त बोलते हैं, वहां पर ये लगाने से बहुत अच्छा फायदा होता है 100%। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं एलोपेशिया जब रहता है ना, इंद्रलुप्त, तो 4-5 जगह स्पॉट आ जाते हैं और वहां पर बाल ही उड़ जाते हैं। वैसे जगह पे अगर हमने लगा दिया, कभी कभी कुछ लोगों को जो इंद्रलुप्त रहता है मूछों के जगह पे रहता है, दाढ़ी के पास रहता है, तो वहां पर भी लगाने से 100% बाल आ जाते हैं। और यह ज्यादातर कॉस्मेटिक पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है। ऐसे ही नहीं कि आप कहीं पर भी लगा देंगे, पूरा चेहरा पे लगा दिया, पूरा चेहरा भर गया बालों से, ऐसा नहीं होता। यह विकृति नहीं करता है, यह प्रकृति को ही एनहांस करता है, मतलब नॉर्मल बाल ही लाएगा। उसी तरह आप लोगों को जो भी प्रश्न है वो आप लोग चैट बॉक्स में डाल के पूछिए। और डॉक्टर रमन गर्ग जी ने बहुत अच्छा प्रयोग बताया, क्योंकि वो यूज करते हैं। उन्होंने बताया कि गुलाब जल के साथ हस्तिदंत मशी का वो प्रयोग करते हैं तो बाल काले भी हो जाते हैं। एक डॉक्टर रमन गर्ग जी हैं जो हरियाणा में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने बताया। इसी तरह से भाव प्रकाश में चिकित्सा स्थान में बताया है, 61 नंबर का जो चैप्टर है उसका 10th श्लोक में बताया है कि हस्तिदंत मशिम कृत्वा छागी दुग्धम रसांजनम लोमान्यतेन जायन्ते लेपात पाणी तलेष्वपि। अब पहला सुश्रुताचार्य जी ने गोमूत्र के साथ बताया, तेल के साथ बताया। भाव प्रकाश जी कुछ अलग बता रहे हैं, वह ये बता रहे हैं कि बकरी के दूध के साथ लगाना है। ये बोल रहे हैं कि हाथी दांत का मशी बना लेना है और उसको रसांजन के साथ, जो दारू हरिद्रा से रसांजन बनता है, अंजन अंजन रसांजन आप लोगों ने पढ़ा है कि रसांजनम, जो नित्य कर्म में बताया है कि रसांजन रोज लगाना चाहिए, अंजन कल्पना, तो उसका सौविरांजनम हितम अक्षणो स्ततो भवित, ऐसे जो बताया है कि दारू हरिद्रा से जो रसांजन बनाया है वो आंखों पे लगाने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। वही चीज यहाँ पर रसांजन लेना है और हाथी दांत का मशी लेना है, 1/4 तोला 1/4 तोला लेना है और उसको बकरी के दूध में मिक्स करके वहां वहां लगाना है जहां इंद्रलुप्त रहता है, जहां जहां बाल उड़ जाते हैं। कभी कभी आईब्रोज के ऊपर भी बाल उड़ जाते हैं। और जो कैंसर के पेशेंट आते हैं जिनको केमोथेरेपी हो जाती है और रेडियोथेरेपी हो जाती है, उनके सारे बाल उड़ जाते हैं और उनको बाल आने में बहुत मुश्किल होता है। जिनको प्राकृतिक रूप से आ जा रहे हैं उनको कोई नहीं, जिनको बाल नहीं आ रहे उनके लिए हस्ती दंत मशी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है और यह मिलता भी है, लोग बनाते भी हैं। इसी तरह से वृद्ध वैद्य लोग के जो किताब है उसमें हस्ती दंत मशी के बारे में बताया है। सुश्रुताचार्य के अलावा या फिर भाव प्रकाश निघंटु के अलावा, भाव प्रकाश संहिता के अलावा, निघंटु में नहीं बताया, निघंटु में केवल वनस्पति के बारे में बताया, भाव प्रकाश संहिता में जो चिकित्सा स्थान है उसमें बताया है। उसी तरह से और भी जगह बता रहे हैं कि आप क्या करिए कि 50 ग्राम हस्तिदंत ले लेना है, उसका चूर्ण बनाना है, मतलब उसका चूर्ण लेना, बुरादा टाइप ले लेना है, छोटे छोटे से फाइन पाउडर के रूप में ले लेना है। और फिर क्या करना है कि कढ़ाई ले लेना है, कढ़ाई में डाल, मतलब वो पुट वाला तो अलग मेथड हो गया जो सराव संपुट में बना जाता है लघु पुट से। एक और मेथड से बताया गया है जो वृत्त वैद्य लोग बनाते हैं, मतलब पूना में जो लोग बनाते हैं, मैं जिन लोगों के पास देखा हूं वह मैं बता रहा हूं। तो वो लोग क्या करते हैं कि कढ़ाई में हाथी दांत का जो चूर्ण होता है सफेद रंग का वह डाल देते हैं और उसको अग्नि पे चढ़ा देते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा से भूनते रहते हैं और फिर भूनते भूनते वह काली राख जैसा हो जाता है और उसको अग्नि देते रहते हैं तब तक, और उसके बाद में वह उसको बंद कर देते हैं अग्नि को और फिर उतार के रख लेते हैं। और इसका रंग जब देखते हैं तो वो काला रहता है और ये ऐसा होना चाहिए कि इसका जो कंसिस्टेंसी है सभी जगह से वो काला हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भाग सफेद है कुछ भाग काला है, कहीं पर अग्नि लगा ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग चूड़ा भूनते हैं उस तरह से इसको भूनते जाना है, लेकिन चूड़ा को हम इतना नहीं भूनते कि काला हो जाए, इसको इतना भूनना है कि वो काला हो जाना चाहिए। और इसका प्रयोग जो है वो केश से बताया है, बालों के लिए बहुत अच्छा बताया है। और बाह्य उपयोग अगर हम लोग करते हैं तो बाल उगाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर बाल उगाना नहीं है और आपने केवल हस्तिदंत मशी युक्त तेल का प्रयोग किया, जो भी आप जैसे नीली भृंगादि तेल, ब्राह्मी आंवला केश तेल, या फिर आप लोग महाभृंगराज तेल, केश कुंतल तेल, जो भी बालों का तेल है उसमें आप मिक्स करके इसको लगा दीजिए और थोड़ा सा 1-2 चुटकी ही डाल दीजिए और वह कर दीजिए। तो अगर बाल झड़ने का प्रॉब्लम है तो वह हस्तिदंत मशी से बाल अच्छे हो जाते हैं, बाल मजबूत हो जाते हैं। इसी तरह से ऐसा बताते हैं कि जब उष्णता का प्रमाण जो रहता है
हस्तिदंत मछली बनाते टाइम मैं जो भी बता रहा हूँ, ये ऐसे ही ऊपर ऊपर से कहानी नहीं बता रहा हूँ। मैं जो देखा हूँ उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो सीखा हूँ, देखा हूँ, प्रैक्टिकली अनुभव किया है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो इसमें उष्णता का प्रमाण जो रहता है, जो हम हीट दे रहे हैं पकाते टाइम, वह एकदम नियंत्रित रूप से होना चाहिए। बहुत मंद भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। मीडियम आंच रहना है, और इतना आंच रहना है कि वो धीरे धीरे पक जाए। उसी तरह से बहुत ज्यादा उष्णता हो जाएगा तो वह कभी कभी ऊपर आग लगने का भी डर रहता है, और आग लगेगा तो पूरा जल जाएगा। हमें वैसा नहीं है, हमें मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करना है तो उतना ही करना है कि वह मतलब पूरी तरह से राख नहीं बनना है। राख और कच्चा चीज इसके बीच की अवस्था रहनी चाहिए। उसी तरह से इसको कोयले के रूप में इसका प्रयोग होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि कोयला कैसे बनता है। जो फॉसिल फ्यूल्स का हम लोगों ने सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा है कि फॉसिल फ्यूल्स जब बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं कि वनस्पतियां, पेड़ वगैरह जो रहते हैं ना, वो बहुत ऐसे जमीन के नीचे धंस जाते हैं। जैसे भूकंप आया या अर्थक्वेक आया, साइक्लोन आया, तो बहुत सारे वो दब जाते हैं पेड़, वनस्पतियां वगैरह, और वो जाके पृथ्वी की गर्मी की वजह से कोयला बन जाते हैं। जो कोल खदान है धनबाद, बोकारो, झारखंड एरिया में है, तो वहां पर वो वनस्पतियों का है। और जो पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोल, वह कैसे बनता है तो मनुष्यों का या प्राणियों का अगर डेड बॉडी बहुत ज्यादा अंदर अंदर गया और वहां पे गर्मी की उष्णता से सारा तेल पिघल के आता है और वो पेट्रोलियम बन जाता है, और वही हम लोग यूज करते हैं, पेट्रोल और डीजल। जितना रिफाइन होता है उतना पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, एटीएफ जो एरोप्लेन का जो फ्यूल बनता है वो बनता है, फिर पैराफिन वैक्स बनता है, अलग अलग चीजें बनती है, गैस बनता है, एलपीजी गैस बनता है, वो आप लोगों ने पढ़ा है। तो यह प्राणियों वाला जो रहता है वह पेट्रोलियम बनता है, और जो वनस्पति वाला रहता है वो कोयला रहता है। तो इसमें पूरी तरह से कोयला जलता नहीं है, वह कोयले की अवस्था में, मध्य अवस्था में रहता है। इसी तरह से हस्तिदंत मछली भी कोयले की अवस्था में रहना चाहिए, पूरी तरह से हमें राख नहीं बनाना है। उसी तरह से इसको ना पूरी तरह से करते जाना चाहिए, और पूरा मिश्रण काला रंग का हो जाना चाहिए, पूरी तरह से राख होके एकदम बहुत ज्यादा बेकार नहीं होना चाहिए। वह मीडियम अवस्था में, काला तो हो गई लेकिन पूरी तरह से 100% नहीं होना चाहिए, मतलब 90% तक हमें कहें तो वह सही रहेगा। अब इसका प्रयोजन क्या है, तो ये बाल के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसको बनाने के लिए कितना मात्रा में यूज करना चाहिए, तो जितना जरूरी है, जैसे एक चुटकी अगर जरूरी है वहां पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनल यूज के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हाथी दांत कैसे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से तो बना होता है, पूरे जो स्ट्रिंग रहते हैं, तो वो हार्ट के लिए भी अच्छा रहता है, किडनीज के लिए भी अच्छा रहता है। जहां जहां हमें बोन्स चाहिए, कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए, उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। एक एक चुटकी की मात्रा में इंटरनली भी यूज किया जा सकता है। उसी तरह से इसमें कौन सा महाभूत है, तो पार्थिवता है। और कहीं पर भी जो दांत रहते हैं तो उसमें वायु और पार्थिवता, वायु महाभूत और पृथ्वी महाभूत दोनों की प्रधानता रहती है। तो हमें जहां जहां शरीर भाव में वायु का क्षीणता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, वायु बहुत ज्यादा बढ़ गया, वायु की क्षीणता नहीं, वायु का प्रकोप हो गया है, और अस्थि धातु का क्षय हो गया है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, वैसे कंडीशन में भी हस्तिदंत मछली का प्रयोग करने से वह सब ठीक हो जाता है। इसी तरह से इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जब हाथी दांत का मछली बनाते हैं तो काला के बदले अगर हमने सफेद कर दिया, सफेद का सफेद रहा, तो वो चलेगा क्या, मतलब उसको थोड़ा ही भून दिया और सफेद का सफेद रहा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसको काला होने तक हमें ये पकाते रहना है और भूनते रहना है। तो ये केश्य है, इस तरह से इसके बारे में बताया गया है, जो ग्रंथों में बताया है। पहले के जमाने में क्या होता था कि जो योद्धा होते थे, जैसे शिवाजी महाराज हुए या महाभारत का युद्ध हुआ था, तो बहुत सारे सैनिक मरते थे, तो उनको ना तलवार से या फिर अलग अलग अस्त्र, भाला लग जाता था, अस्त्र शस्त्र लग जाते थे, तो बहुत ज्यादा पार्ट ऐसे छिल जाता था, कट जाता था, या फिर वो हाथी से गिरते थे, घोड़े से गिरते थे तो छिल जाता था पूरा। तो उनको फिर से, या कभी चेहरा खराब हो गया, आधा चेहरा पे वो कट गया, या फिर कभी बारूद का अगर गोला गया और चेहरे पे रुक गया तो चेहरा एकदम काला पड़ गया। अब उनको अच्छा दिखना है तो अंग का कोई, जैसे थाइस का कुछ मसल्स निकाल के और यहाँ पर लगा दिया। इस तरह से प्लास्टिक सर्जरी होती थी। और पहले के जमाने में नाक और कान काट के पनिशमेंट दिया जाता था, जैसे कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को नाक और कान काट दिए थे क्योंकि वो उनको इरिटेट कर रही थी। तो उस जमाने में कैदी लोगों को या जो दोषी रहते थे उनको मारा नहीं जाता था, नाक और कान काट दिया जाता था, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना, नाक की बात है, इज्जत की बात है, अगर वही चीज काट दिया तो इज्जत ही चला गया। तो शूर्पणखा को भी लक्ष्मण जी ने ऐसा किया था। और जो रावण था, श्रीलंका का राजा था रावण, वह बहुत अच्छा शल्य चिकित्सक भी था, वह नाड़ी तंत्र का भी महान पंडित था। उसने शूर्पणखा पे प्लास्टिक सर्जरी किया, लेकिन उसको वहां पे बाल उगाने की जरूरत नहीं पड़ी।
जो हम आजकल भी जो हीरोइंस है ना, प्रियंका चोपड़ा वगैरह, वो ये नोज का ये करती हैं, सर्जरी कराती हैं, नोज करेक्शन कराती हैं, फिर लिप्स का करेक्शन कराती है। आजकल भी ये सब सर्जरी हो रहा है। फिर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, अलग अलग सिलिकॉन लगा के ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक, फिर बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसे शाहरुख खान है या सलमान खान है, ओरिजिनल अगर देखेंगे तो उनका चेहरा जो है ना वो पूरा ऐसा सूखा हुआ है, झुर्रियाँ पड़ गई हैं। लेकिन जब उनको मूवी आती है तो बोटॉक्स का कोई इंजेक्शन होता है, स्टेरॉइड्स होते हैं उसमें, और वह डाल दिया जाता है, तो उनका चेहरा जो है उस टाइम तक पूरा हरा भरा हो जाता है, एकदम यंग दिखने लगते हैं, और उसके बाद में फिर मुरझा जाता है। तो ये बोटॉक्स का आजकल भी एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट चल रहा है। उसी तरह से पहले के जमाने में भी जब छिल जाता था, कट जाता था, ऐसे में बाल फिर से उगाना है तो क्या किया जाता था, जो दूसरे भाग का वहां पे लगा दिया, प्लास्टिक सर्जरी कर दिया, और वहां पर हस्तिदंत मशी को गोमूत्र के रसांजन और हस्तिदंत मशी को सम प्रमाण में लेके गोमूत्र में, या फिर कुछ लोग बोलते थे कि तेल के साथ उसको लगा दिया जाता था। ऐसे रोज लेप लगाया जाता था। वो लेप लगाते लगाते उसमें इतनी जीवनीय शक्ति होती है हस्तिदंत मशी में कि नए बाल फिर से उगाते हैं। बेबी हेयर्स आते हैं, छोटे छोटे बेबी हेयर, जिस तरह से बच्चा होता है उसी तरह छोटे छोटे हेयर्स आ जाते हैं, खेती की तरह वो पूरा उग जाता है और बाल अच्छे हो जाते हैं। उस टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह भी होता होगा, उसका उल्लेख तो अभी नहीं मिलता है। उसमें रोम संजनन योग बताएं तो उसमें हस्तिदंत मशी का प्रयोग होता है, और भी वनस्पतियां बताई हैं। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट करना एक एक चीज वह इतना डिटेल में आज ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन पहले जरूर होता होगा। जब मुस्लिम अटैक्स हुए, बहुत सारे, अलाउद्दीन खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, विक्रमशिला और तक्षशिला को अब्दुल शाह अब्दाली ने बहुत पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो अफगानिस्तान में थे विक्रमशिला और तक्षशिला, तो उस टाइम पे हमारे बहुत सारे ग्रंथ जल गए। तो हो सकता है उस जमाने में हुआ होगा। लेकिन आज जो सुश्रुत संहिता अवेलेबल है उसमें हस्तिदंत मशी के बारे में बताया है, और यह हमें प्रैक्टिकली देखने को भी मिलता है कि जहां पर भी इंद्रलुप्त होता है, पैचेस आ जाते हैं, वहां पर लगाने से, या फिर भाव प्रकाश निघंटु के हिसाब से अगर देखें तो बकरी के दूध के साथ लगाने से फायदा होता है। और डॉक्टर रमन गर्ग जी ने इस पर और रिसर्च किया है। वो बोलते हैं कि गुलाब जल के साथ लगाने से जो बाल सफेद हो गए हैं कहीं कहीं, वहां पर लगाने से बाल काले हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने तरफ से जो मेरा अनुभव है मैंने बता दिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में आइए और वहां पर आप लोग अपना अपना अनुभव लिखिए और हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं। मुझे आप लोगों से ये सब योग का डिस्कस करके बहुत प्रसन्नता होती है, दिल से अच्छा लगता है, इसलिए इसका भी आप लोग प्रयोग करिए। अब देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट है आज। डॉक्टर राजधवन जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मुझे ये बात 100% मालूम है कि मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वह भी वैद्य लोग बैठे हैं। यह जो कंप्यूटर के उस साइड बैठे हैं लोग, वह भी सारे लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। उनका भी कुछ ना कुछ अनुभव है तो वो जरूर बताएंगे। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी बोल रहे हैं कि सर जी विजयदशमी की बधाई, शुभकामनाएं आपको और आयुष दर्पण के मित्रों को भी हो। देखिए ये अपने तरफ से सभी को बधाई दे रहे हैं। डॉक्टर चिराग त्यागी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी बोल रहे हैं कि हस्ती दंत का टुकड़ा मेरे पास है सर, उसको घिस कर नवजात शिशु को चाटन भी कराया जाता है। जी देखिए ये कितना बढ़िया बात बताए कि उसको चाटन कराते हैं ना तो वह बच्चों का जो बोन्स है उसको स्ट्रेंथनिंग देता है, ऑस्टियोजेनेसिस का जो काम होता है बॉडी में उसको अच्छा करता है। और जो सरक्त मेद अस्थि ऐसा जो बोलते हैं ना, जहाँ पर ये बोलते हैं कि आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, जो मेन मेन जो बोन्स रहते हैं वहां पर, उसको ये बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करता है। इसलिए हाथी दंत का टुकड़ा को घिस के वह नवजात शिशु को चाटन कराया जाता है। एक तो उसकी उससे इम्यूनिटी भी बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर पूजा जी बोल रही हैं, बहुत बढ़िया बोल रही हैं कि मैंने ये बनाया है और उस यूज करवाया है, बहुत बढ़िया। आप कृपया इंटरेक्टिव सेशन में आइए आप लोग और थोड़ा अनुभव बताइए। यहाँ फेसबुक लाइव पे आप लोग बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इंटरेक्टिव सेशन का मैं पासवर्ड आईडी देता हूँ, वहाँ आइए और बताइए आप। डॉक्टर संजय जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मैथिली जी बोल रहे हैं हस्तिदंत मशी कहाँ मिलेगा? मिलेगा ना, पूना में मिल जाएगा। आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा, आपको चाहिए तो। लेकिन ये सब मिलता है। हमें हाथी को मार के नहीं करना है। जो हाथी दांत के जो ये बनाते हैं, ऑर्नामेंटल्स बनाते हैं, मतलब गहने बनाते हैं या खिलौने बनाते हैं ना, उनके पास से ला के और मशी कल्पना बनाया जाता है। यहाँ के वैद्य लोग बनाते हैं, आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्राजक्ता पाटिल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्राची जी बोल रहे हैं कि अभी
कहाँ से मिलेगा? विच कंपनी प्रेफर्स हेयर थिनिंग ड्यू टू हेरिडिटरी कॉजेज में फायदा होगा क्या? एलोपेशिया डिफ्यूजा, हाँ आपकी बात सही है, ये सब में फायदा होता है इसीलिए। और ये सुश्रुताचार्य जी ने बताया है, जो सबसे फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी बोले जाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी के जो फादर बोले जाते हैं, उन्होंने बताया है सुश्रुत संहिता में। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर टिंकल यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। देखिए रमन गर्ग जी बता रहे हैं, डॉक्टर रमन गर्ग जी बता रहे हैं, हाथी दांत के भस्म गुलाब जल के साथ मिलाकर लेप करने से बाल काले हो जाते हैं। देखिए इन्होंने अपना अनुभव बता दिया। डॉक्टर अमित जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजना मैडम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राज धवन जी बोल रहे हैं सर, जो न्यूली मैरिड फीमेल्स हाथी दांत का जो चूड़ा, मतलब चूड़ा जो होता है बैंगल्स पहनती हैं, उसे भी यूज कर सकते हैं क्या? 100% कर सकते हैं। बैंगल्स, सॉरी मुझे लगा बांग्लादेशी। जो नैली न्यूली मैरिड फीमेल्स रहती हैं, हाथी दांत का जो ये बनते चूड़ा पहनते हैं ना, उसका भी यूज कर सकते हैं, उससे मशी बन जाता है। और राजस्थान में तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर बहुत सारे संप्रदाय हैं, वह शुभ माना जाता है कि हाथ में पूरा हाथ भर के हाथी दांत का ही वो पहनना जाता है, तो उनसे आप ले सकते हैं और मिल जाता है। डॉक्टर मैथिली जी बोल रहे हैं कि इसके प्रयोग से कितने दिनों में बाल फिर से आते हैं? ऐसा मुझे अनुभव है कि 3 महीना लगाने से बाल अच्छे आ जाते हैं। उसका कम ज्यादा पुरुषम पुरुषम विक्षम हर पेशेंट में अलग होता है, लेकिन इससे आते हैं बाल, ये तो बात है। डॉक्टर रजनी शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तेजस मोदी जी बोल रहे हैं कि सर जी आपने आंखों का चश्मा उतारने वाले योग बताए थे, उसका रेफरेंस कहाँ है और उसके कंटेंट्स क्या है? अभी मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, आप इंटरेक्टिव सेशन में आइए, मैं वहां बताऊंगा, जो भी चीज़ है वहां बताऊंगा मैं। और मैं बार बार बताता हूँ, एक ही बार नहीं बता दिया भूल गया, मैं बार बार बताता हूँ। वैद्य विमल कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शक्ति सोनी जी बोल रहे हैं कि सर इसे इच्छा विधि रस के साथ मिक्स करके देने से एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। देखिए डॉक्टर शक्ति सोनी जी ने ऐसे यूज किया है और इनको ऐसा फायदा हुआ है, इच्छा विधि रस के साथ प्रयोग किया है और चमेली का तेल भी डाल के इन्होंने प्रयोग किया है। मतलब अपने अपने अनुभव, हर वैद्य जो होता है उसका अपना अनुभव रहता है। इस और मुझे मालूम है कि मैं जिनको बता रहा हूँ वो सामने जो बैठे हैं सारे वैद्य लोग हैं। डॉक्टर अश्विनी कुमार जी बोल रहे हैं कि बहुत सुंदर व्याख्या है कि है, आपने बहुत दिनों से विधि जानना चाह रहा था, आज आपके माध्यम से मिली है, कृपया बताइए कहाँ प्राप्त होगी? मेरे पास है ना, मैं आपको दे दूंगा। डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं कि सर इस भस्म की किस नाम से आता है? इसको हस्तिदंत मशी के नाम से ही बोला जाता है। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी बोल रहे हैं ज्यादातर पंसारी लोग प्रतिनिधि द्रव्य को हस्तिदंत का बुरादा बनाकर देते हैं, जिससे अच्छा लाभ नहीं होता। आजकल पंसारी लोग तो फ्रॉड करते हैं, बहुत सारा चीज उल्टा पुल्टा भेजते हैं। डॉक्टर योगेश्वर जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं ना आपको अपना नंबर देता हूँ, आप लोगों को जो भी प्रश्न है वो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझे रात को 12 बजे मत करिएगा, मेरा भी सोने का टाइम होता है, जागने का टाइम होता है, कभी भी फोन मत करिएगा। आप पहले मुझे व्हाट्सएप पे बात करें, फिर मैं आपको टाइम दूंगा। नहीं तो आप लोग रात को 12-1 बजे फोन करेंगे, 2 बजे फोन करेंगे कि हमें हस्तिदंत मशी चाहिए। थोड़ा ये भी सोचिएगा कि मुझे भी नींद आती है। ठीक है, मैंने अपना नंबर दे दिया है और मैं इंटरेक्टिव सेशन का आईडी पासवर्ड देता हूँ। तो सभी लोग 8 बजे आने वाले हैं, मुझे इतना उम्मीद है। आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत सम्मान करता हूँ। श्रेष्ठ चिकित्सक हमेशा सम्मान पाता है। राजा तो बस अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन जो विद्वान होता है उसको पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। तो आप लोग वैसे ही उसी कैटेगरी में है कि सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, आप लोग विद्वान लोग हैं। आपके लिए कोई धर्म और जाति ये प्रधान नहीं है, आप लोग चिकित्सक लोग हैं और चिकित्सक को भगवान का रूप माना जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं इतना रिस्पेक्ट करता हूँ और आपको मैं क्या, पूरी दुनिया सलाम ठोकती है जी। डॉक्टर तेजस मोदी जी कौन सी फार्मा कंपनी बनाती है? मैं देखिए फार्मा कंपनी का यहाँ कोई जाहिरा प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ, एडवर्टाइज नहीं किया कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी कंपनी का नाम नहीं बताता हूँ, लेकिन बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, आपको मैं पर्सनली व्हाट्सएप पे बता दूंगा, या फिर आप इंटरेक्टिव सेशन में आइए, वहां हम लोग और चर्चा करेंगे। डॉक्टर तेजस मोदी जी, तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप लोगों की जय हो, सदा मंगल हो, आप लोग का प्रैक्टिस बढ़े, यही शुभकामनाएं हैं। और आप लोग दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करिए, आपके पास धन धान्य पुत्र और बड़े बड़े हॉस्पिटल हो, आप लोग के पास गाड़ी मोटर कार सब हो। और मेन बात, आप लोग ना किसी को भी कुछ भी दवाई दें, वह पेशेंट ठीक हो जाए, हीलिंग हैंड्स मिले और आप लोगों को दुआएं मिले। इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सब लोग को छोड़ के जाना है, लेकिन जो दुआएं रहती है, पुण्य रहते हैं, उसको वह केवल अच्छे आत्माओं को ही भगवान धन्वंतरी देते हैं। तो आप लोगों को ये मौका मिला है, आप लोग अच्छा काम जरूर करिए।
डॉक्टर 2-3 कमेंट्स और आ गए। सोनम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रीति जी बोल रहे हैं कि हस्ती दंत मशीन नहीं मिलती है, इंद्र में मशीन लगाए तो चलेगा क्या? हाँ लगा दीजिए, लेकिन मिलती है, हर चीज़ मिलती है। डॉक्टर तेजस जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर इस्मत जहारा जी, मेरा नंबर ऊपर दिया है, आप स्क्रॉल करके देखिए ना, मैंने दिया है। डॉक्टर तेजस मोदी जी, विजयदशमी की आपको बधाई, आपको भी बधाई हो। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। हम लोग तो बहुत अच्छे, मतलब अच्छे से बात करते हैं, इंटरेक्टिव सेशन में आएंगे तो मुझे आप लोगों का आवाज़ भी सुनना है, आप लोगों का अनुभव भी सुनना है। तो कृपया आप लोग आइए, केवल मैं ही बोलूँगा ऐसा नहीं है, मुझे आप लोगों से सुनना है। तो कृपया आप लोग भी आइए, इंटरेक्टिव सेशन का मैंने पासवर्ड आईडी दिया है जूम का, उसमें आइए, हम लोग और चर्चा करते हैं। तो प्रणाम सभी लोगों को, नमस्ते।